हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि 5 अंक की आनी है, हम इसे 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे। मतलब इसके बाद अभी 7 प्रैक्टिस सेट आपके बीच में और आएंगे। उसके बाद आपकी इकोनॉमिक कंप्लीट हो जाएगी। इससे बाद फिर इकोनॉमिक क्वेश्चन शायद ही आए, व्याख्या और ये मिला करके। तो अभी 8वें पार्ट हम लोग हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक निवेदन मात्र इतना सा कि आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों पर, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए और आप वीडियो देख लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या भी है? पहला प्रश्न आपका है, नई आर्थिक नीति की रूपरेखा किसके शासनकाल में बनाई गई थी? 2 प्रश्न बनते हैं यहाँ पे, किसके शासनकाल में बनाई गई थी और किसके शासनकाल में लागू हुई थी। तो पहला ऑप्शन आपकी राजीव गांधी, दूसरा ऑप्शन नरसिम्हा राव, तीसरा ऑप्शन मनमोहन सिंह, चौथा ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया। देखिए, जो नई आर्थिक नीति है ये बनाई गई थी 1985 में। कब बनाई गई थी? ये इसकी जो रूपरेखा है वो 1985 में बनाई गई थी और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके राजीव गांधी जी। ठीक है, बात करते हैं नरसिम्हा राव की। तो नरसिम्हा राव जो है 1991 में प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस जो आर्थिक नीति थी, इसकी जो रूपरेखा थी, इसको लागू कराया और वित्त मंत्री आपके मनमोहन सिंह थे। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नई आर्थिक नीति की रूपरेखा जो है वो राजीव गांधी के शासनकाल में बनाई गई थी, लागू नरसिम्हा राव के शासनकाल में हुई थी और आपके वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन थे? निजीकरण, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण या उपयुक्त सभी? बताओ भैया, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम बात करें निजीकरण की, निजीकरण से तात्पर्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना। इससे इनकम ज़्यादा होगी। ठीक है, इनकम ज़्यादा होगी तो हमारा देश आगे जाएगा। उदारीकरण की बात कर देते हैं, लिबरलाइजेशन की। उदारीकरण जो है सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि, इसके अंतर्गत निजीकरण भी शामिल हो जाता है। मतलब निजीकरण का दूसरा रूप उदारीकरण होता है। इसमें जो बहुत कागजी भागदौड़ है ये कम कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद विश्वव्यापीकरण की बात करते हैं। तो विश्वव्यापीकरण जो है किसी भी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया है। ऐसा करने से उक्त क्षेत्र में निजी कार्यकुशलता तथा बाहरी तकनीकी ज्ञान प्राप्त होते हैं। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। तो मनमोहन सिंह ने LPG का कॉन्सेप्ट जो दिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन सब का जो तात्पर्य था वो एक तो निजी था कि सबसे पहले जैसे ये निजी इसमें लोग सम्मिलित होंगे और जब निजी लोग सम्मिलित होंगे तो पैसा कम खर्च होगा, जो हमारे पास इनकम सोर्स वो बढ़ जाएगी, तो ये बढ़ जाएगा और उसके बाद विश्वव्यापीकरण हो जाएगा। तो LPG का कॉन्सेप्ट यही था। इसमें राइट आंसर आपका जो है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, नई आर्थिक नीति 1991 के मुख्य क्षेत्र थे। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेश नीति या उपयुक्त सभी? बताओ भैया, इसमें से कौन क्षेत्र थे? देखिए, अगर हम बात करें इसकी तो इसमें राजकोषीय नीति भी शामिल है, मौद्रिक नीति भी शामिल है, विदेश नीति भी शामिल है। इसमें सभी को सम्मिलित किया गया था, सबको जो है एक साथ सम्मिलित करके। और जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, फिर इसके बाद अभी अब जैसे और आपसे कोई ऑप्शन दे दे, मूल्य निर्धारण बोल दे, तो ये भी इसमें आया था। मुख्य क्षेत्र इसका ये भी था, मूल्य निर्धारण, क्योंकि मूल्य निर्धारित नहीं होगा तो चीज़ें मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। और इसी में जो औद्योगिक नीति भी आई थी, पूछा जाता है आपसे, पिछली दफ़ा क्वेश्चन पूछा आया था कि औद्योगिक नीति जो है मुख्य क्षेत्र में था कि नहीं था। तो औद्योगिक नीति भी जो है ये आपका मुख्य क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, उसके बाद आपका विदेशी नीति है ही है, व्यापार नीति भी शामिल है कि व्यापार कैसे करेंगे हम, व्यापार नीति भी शामिल है इसमें। ठीक है, व्यापार नीति भी शामिल है, बात क्लियर है। और सार्वजनिक क्षेत्र की नीति भी शामिल है। कौन सी नीति? सार्वजनिक क्षेत्र की नीति भी शामिल है, बात क्लियर है। इसमें राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बस प्रैक्टिस इसलिए हो रही है ताकि देखिए है क्या कि आपकी अर्थव्यवस्था में जो है सीधे सीधे लिख रखा है इसने, वर्ष 1991 में आर्थिक आधार तथा आधार सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ये इसने लिख रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछनी तय हैं। अगला क्या है कि 1991 की राजकोषीय नीति के मुख्य कदम कौन से उठाए गए थे? सार्वजनिक व्यय की शक्ति से नियंत्रित करना, कर एवं भिन्न राजस्व को बढ़ाना, केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राजकोषीय नीति में सार्वजनिक व्यय को शक्ति से नियंत्रित करना भी था,
है ना। उसके बाद जो है कर और भिन्न राजस्व को बढ़ाना भी था, और केंद्र राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करने के साथ साथ अनुदान जो राशि, जैसे जो हम लोग अनुदान राशि देते हैं, इनके साथ साथ अनुदान राशि में क्या की गई थी, अनुदान राशि में कटौती भी की गई थी। क्या की गई थी, अनुदान राशि में कटौती भी की गई थी। इसमें राइट आंसर आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात क्लियर है। मतलब ये कि 1991 की राजकोषीय नीति के तहत जो है ये सार्वजनिक व्यय की शक्ति से नियंत्रित किया गया था, कर और विभिन्न राजस्व को बढ़ाया गया था, और केंद्र तथा राज्य सरकारों में राजकोषीय अनुशासन लागू करने के साथ साथ अनुदान राशि की जो है वो कटौती कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्या भी है, नई आर्थिक नीति 1991 के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई थी, 8, 6, 2, 4। बताओ भैया कितने उद्योग कितने घटाकर कर दी गई थी, 8 कर दी गई थी, 6 कर दी गई थी, या 2 कर दी गई थी, या जो है आपकी 4 कर दी गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई 2 दफ़ा पूछा जा चुका है। तो भैया जो नई आर्थिक नीति थी उसके तहत जो आरक्षित उद्योग संख्या जो है वो घटा करके 8 कर दी गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे वर्तमान में कितने आरक्षित उद्योग हैं, तो भैया वर्तमान में जो आरक्षित उद्योग है वो केवल और केवल 2 हैं। केवल 2 आरक्षित उद्योग हैं। एक है परमाणु ऊर्जा, एक है आपका परमाणु ऊर्जा, और दूसरा आपका है, एक तो परमाणु ऊर्जा है और दूसरा है आपका रेल परिवहन। यही 2 जो है आरक्षित उद्योग है, बाकी सारे के सारे खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा हमसे 1991 का, तो उसमें राइट आंसर आपका 8 जो है ये सही हो जाएगा। वर्तमान पूछता तो हमारा 2 सही हो जाता। बात क्लियर। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिवेश या अपनिवेश का अर्थ है उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना, उद्यमों में सरकारी भागीदारी बढ़ाना, उपयुक्त दोनों, या ऑप्शन डी उद्यमों में सरकारी भागीदारी सामान्य करना। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या है। देखिए इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो आपका विनिवेश या अपनिवेश है इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसमें जो है सरकार, जो इसका अर्थ है कि उद्यमों में सरकारी भागीदारी को बढ़ाना होता है। ठीक है, घटाना नहीं होता है, सरकारी भागीदारी को बढ़ाना होता है। सरकारी भागीदारी बढ़ेगी तो हमको जो पता लगा हम जांच के लिए भेज नहीं रहे, हमने उनको जो सर्टिफाई कर दिया और वो हमको कर दे ही नहीं रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं उद्यमों में सरकारी भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, इसमें राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्या भैया, सार्वजनिक बैंक में सरकार की धारिता कितनी होती है। सार्वजनिक बैंक में 50%, 51%, 54% या 44%। देखो भैया कभी भी बात करते हैं कि जो देखिए बैंक जो होते हैं, जैसे एक आप बात करते हैं सार्वजनिक बैंक, ठीक है, एक सार्वजनिक बैंक की बात करते हैं जो चर्चा में रहता है, और एक होता है अनुसूचित बैंक। क्या होता है, एक होता है आपका अनुसूचित बैंक। ठीक है, सार्वजनिक बैंक वे बैंक होते हैं जिनमें सरकार की जो धारिता होती है वो 51% से अधिक होती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग 91% नियंत्रण रखा जाता है। ठीक है, और अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई की 1934 में जो अधिनियम बना था उसके दूसरी अनुसूची में, किसमें, दूसरी अनुसूची में जो सम्मिलित है उनको हम अनुसूचित बैंक की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया एसबीआई क्या है, एसबीआई क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक है या राज्य संचालित वित्तीय संस्था है, तो भैया एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, ये जान लीजिए आप। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह शुरुआत से ही राज्य संचालित वित्तीय संस्था रही है। जिसमें पूछा क्या भैया, सरकार की धारिता सार्वजनिक बैंक में कितनी होती है, 51% प्लस होती है। ठीक है, जिसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, 15 अप्रैल 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 8। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 अप्रैल, देखिए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीयकरण की बात करें तो अभी तक 2 दफ़ा हुआ है। कब कब हुआ है, एक तो हुआ आपका 19 जुलाई 1969 को, और जो दूसरा हुआ है वो हुआ है आपका 15 अप्रैल 1969, एक हुआ 19 जुलाई 1969 को। इसमें देखिए डेट गलत लिखी गई है। ठीक है, इसमें जो है डेट गलत लिखी गई, जैसे इसमें 15 अप्रैल लिखा गया है। ठीक है, ये 19 जुलाई होना चाहिए, 19 जुलाई, ये 15 अप्रैल नहीं बल्कि होना चाहिए 19 जुलाई होना चाहिए। कितना होना चाहिए,
19 जुलाई होना चाहिए। 19 जुलाई 1969 को जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 15 अप्रैल 1980 की बात करते हैं, ठीक है। 1980 में जो है कितना हुआ था, तो 19 जुलाई 1969 को जो है ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 15 अप्रैल 1980 को जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जैसे हो सकता है आपसे पूछ ले, तो भैया यहाँ लिख लीजिए 6 बैंक कौन थे। आंध्रा बैंक था, आंध्रा बैंक, कारपोरेशन बैंक था, ठीक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, पंजाब और सिंध बैंक था, विजया बैंक था। ये जो है, हालांकि विजया बैंक का, पंजाब और सिंध बैंक, इनका विलय कर दिया गया, अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो है ये 15 अप्रैल 1980 में जो 80 में जो है इनका हुआ था। अगर हम बात करें 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों को हुआ था, 14 बैंकों को हुआ था। उसमें बैंक ऑफ इंडिया सम्मिलित है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सम्मिलित है, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB सम्मिलित है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सम्मिलित है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ, इसको CBI बोला जाता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी सम्मिलित है, कैनरा बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, और देना बैंक आप नाम सुनेंगे, देना बैंक, ये भी आपका 19 जुलाई 1969 को ही किया गया था। तो राष्ट्रीयकरण जो है कितने किसका हुआ था, 14 का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 19 जुलाई 1969 को, ठीक है। और अगर 6 की बात करते हैं तो 6 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये हुआ था आपका 15 अप्रैल 1980 को, ठीक है। अब देखिए 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। अब बात अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो ये 12 बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 14 बैंक, ठीक है। चलिए 9वां क्या है, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करते हैं जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का जो पहला वाणिज्यिक बैंक है, वो है आपका भारतीय स्टेट बैंक। फ्रांस के कार्डिफ SA के साथ जो है इसने प्रवेश किया है, भारतीय स्टेट बैंक। इसकी आप जो है हिस्ट्री जानते हैं, भारतीय स्टेट बैंक जो है 1935 में आता है ना। वैसे तो इसका जो है स्थापना जो है 1918 में हो गई थी, फिर इनको मर्ज किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। उसके बाद जो है 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर C क्या है, ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर लेते हैं। 10वां क्या भैया, सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन RBI के द्वारा निम्न से कौन सा कार्य किया जाता है। करेंसी नोटों का निर्गमन, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, साख नियंत्रण में आंकड़ों का संग्रहण और उपयोग सभी। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या। देखिए इसमें क्या पूछा है, केंद्रीय बैंक का सामान्य केंद्रीय बैंक कार्य के अधीन। देखिए इसमें 2 चीजें होती हैं। अगर आपसे पूछे कि विकास संबंधी जो है विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन जो कितने हैं, तो वो अलग हो जाते हैं, और अगर केंद्रीय बैंक के कार्य पूछें तो वो अलग हो जाते हैं। तो देखिए करेंसी नोटों का निर्गमन तो RBI करता ही है, ये भी बात सही है। विदेशी विनिमय को नियंत्रित करता है, ये भी बात सही है। शाख नियंत्रण और आंकड़ों का संग्रहण प्रकाशन भी करता है, ये भी बात सही है, ठीक है। अब इसे विदेशी, जिसे अगर आपसे कोई कहे कि ये जैसे, इसीलिए तो जो RBI को बैंक का बैंक, बैंक ऑफ बैंक क्यों कहा जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है क्योंकि ये बैंकों पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। बैंक ऑफ बैंक बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सरकार का बैंक, ठीक है, भारत सरकार का बैंक बोलते हैं। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, GST कितने प्रकार की दर है। देखिए GST में कितने प्रकार की दर है, ये पूछा भी है। तो GST ये दरअसल इसमें सिलेबस में दे रखा है, तो ये आप बिल्कुल तय मान लीजिए कि GST आपसे पूछा जाना है, ठीक है। इसीलिए जैसे इसका हो सकता है GST दिवस आपसे पूछे, क्या पूछे, GST दिवस आपसे पूछ ले भैया GST दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि GST जो है, GST अगर आपसे पूछे लागू, तो भैया लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। फिर अगर पूछे किस समिति की सिफारिश पर, तो समिति जो थी वो थी आपकी विजय केलकर समिति। कौन थी, विजय केलकर समिति थी। फिर अगर पूछे कि किसने ड्राफ्ट तैयार किया, अगर ड्राफ्ट पूछे तो भैया ड्राफ्ट तैयार करने वाले जो थे वो असीम दास गुप्ता थे। कौन थे, असीम दास गुप्ता थे, ठीक है। अब जो है पूछा जाए कि इसमें भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया है, तो मॉडल अपनाया, मॉडल आपका है कनाडा मॉडल। कौन है, कनाडा मॉडल अपनाया गया, ठीक है। और सबसे पहले लागू करने वाला राज्य कौन था, भैया असम जो है 2016 में लागू कर दिया, जब इसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी। और ये कौन सा बिल था, तो भैया ये था आपका 101वां संविधान संशोधन था। 101वां संविधान संशोधन के तहत GST को लाया गया। अब पूछा था भारत में GST के जनक, अगर आपसे पूछे भारत में
जीएसटी के जनक, तो भैया ये थे आपके वाजपेयी जी। कौन थे? वाजपेयी जी जब थे तो इन्होंने सबसे पहले पश्चिम बंगाल के जो वित्त मंत्री थे असीम दास गुप्ता, इनके नेतृत्व में एक समिति गठित की थी और उसके बाद जो है इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी। हालांकि उसके बाद सरकार बनी नहीं। विजय केलकर समिति ने भी अपने रिपोर्ट जो 2005 में सबमिट करी, हालांकि फिर ये इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। बाद में जो है ये हुआ, तो अभी 2017 में जो है मोदी जी आए, तब इन्होंने जो है इसको किया। इसमें कितने टैक्सेस हैं? इसमें 17 प्रकार के कर हैं। कितने? 17 कर हैं। और अगर आप पूछे अधिभार कितने हैं, तो भैया अधिभार जो इसमें है वो आपका 23 अधिभार है। क्या है? 23 आपका अधिभार है। 101वां संविधान संशोधन हो गया। अगर आपसे पूछे सबसे पहला राज्य जो है असम था, दूसरा राज्य कौन था? दूसरा राज्य जो है आपका बिहार था। और सबसे अंतिम राज्य अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? सबसे अंतिम राज्य अगर पूछे तो वो हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। बात क्लियर है? तो इसमें राइट आंसर आपका ये। अब इसमें पूछा क्या है? कितने प्रकार के कर की दर है? कर की दर पूछा है, जीएसटी प्रकार नहीं पूछा। जीएसटी प्रकार तो भैया एक 0% है, एक आपका 5% है, एक 12% है, एक 18% है और एक 28%। देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसमें देखिए 5 प्रकार की जो है ये है। ठीक है, जीएसटी में कितने प्रकार की, जैसे जो जीएसटी कितने प्रकार की अगर आपसे ये पूछ लेता तो जीएसटी जो है ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है सीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी, एक होती है आईजीएसटी। सीजीएसटी बोले तो सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी बोले तो स्टेट जीएसटी और आईजीएसटी बोले तो इंटीग्रेटेड जीएसटी। जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, उस प्रकार से जीएसटी का भी जो है वितरण किया गया है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, इरडा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1909 में, 1956 में, 1988 में या 1982 में? बताइए इरडा की स्थापना भैया कब हुई थी? इरडा बोले तो इरडा का फुल फॉर्म अगर आप आएंगे तो इरडा का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बात क्लियर है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फार्मूला है। इसकी स्थापना जो है ये कहाँ करी गई थी? इसकी स्थापना हैदराबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। और हैदराबाद में कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको 1919 में। जैसे 1956 दे दिया है तो 1956 में क्या हुआ था? LIC की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। किस नाम से? तो LIC बोले तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बात क्लियर है? अब बात करें जैसे 1988 की, तो भैया 1988 में ही जो है सेबी का गठन हुआ था। किसका? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका गठन हुआ था सेबी का। और इसने जो इसको जो शक्ति मिली वो 1992 से मिली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 1982 की। तो भैया 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना, तो किसकी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी चर्चा हुई थी, है ना। इसको हालांकि हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 12 जुलाई 1982 को जो है शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर, क्या? शिवरामन समिति की सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर ये हुआ था। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका जैसे पूछा है इरिडा के विषय में तो वो आपका 1919 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर पे क्या भैया? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त सचिव या आरबीआई का गवर्नर। बताओ भैया कौन होता है? देखिए अगर हम जीएसटी परिषद की बात कर लेते हैं तो जीएसटी परिषद जो है इसकी चर्चा भारतीय संविधान के 279 के ए में की गई है। ठीक है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद के गठन करने का अधिकार होगा। इसमें बताया गया है 279 ए में। और जो आपका जिसे जो है नीति, जिसे यही है आपका नीति आयोग है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भैया? तो वित्त मंत्री होता है। बात क्लियर है? लोग देखते हैं तो मार देते हैं प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री नहीं होगा। जैसे आप जीएसटी के पहले अध्यक्ष पूछ ले, जीएसटी परिषद का पहला अध्यक्ष अगर आपसे कोई पूछ ले तो भैया क्या बताएंगे आप? जीएसटी परिषद का जो पहला अध्यक्ष जो थे वो थे आपके अरुण जेटली साहब। हालांकि 2014 में इनकी 15 में इनकी मृत्यु, 15-16 में मृत्यु हो गई। अरुण जेटली जी जो है ये इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। बात क्लियर है? चलिए इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्या भैया?
भारत में गरीबी आकलन करता है एनएसएसओ नीति आयोग। बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एनएसओ और एसएसओ जो है अभी नहीं कर रहे हैं वर्तमान में, ठीक है। अभी अगर आपसे कोई पूछे कौन कर रहा है इसका, तो भैया अभी वर्तमान में जो है गरीबी का आकलन जो है एनएसओ एसएसओ नहीं कर रही, कर कौन रहा है इसमें जो है, जो इस टाइम है वो आपका कर रहा है नीति आयोग ही कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे जैसे राष्ट्रीय क्या पूछा, गरीबी का आकलन पूछा है ना, तो गरीबी का आकलन जो है ये आपका वही कर रहा है, ठीक है। इसमें आपका नीति आयोग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, निम्न में से गरीबी का आकलन करने वाली समितियां हैं। वाई के अलग समिति, डीटी लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति। बिल्कुल सारे के सारी समितियां जो है ये गरीबी आकलन संबंधी। जैसे वाई के अलग समिति की बात करें तो इसका गठन जो है 1979 में हुआ था, और इसने जो गरीबी का आकलन किया था वो कैलोरी के आधार पर किया था, जो कि गलत था। किसके आधार पर? कैलोरी के आधार पर किया, जो कि गलत है, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर डीटी लकड़वाला समिति की, तो भैया डीटी लकड़वाला समिति जो है ये जो है ये भी गरीबी सूचकांक जारी करती है, और इसका आधार जो है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। बताओ सुरेश तेंदुलकर समिति जो है ये भी आपके न्यूनतम उपभोक्ता व्यय से संबंधित है, और ये भी गरीबी से ही संबंधित है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हो गया वाई के अलग समिति हो गया, डीटी लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, सी रंगराजन समिति, ये सारी समितियां जो है वो आपके गरीबी का आकलन करने वाली समितियां, ठीक है। 16 नंबर, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह थे, जवाहरलाल नेहरू थे, नरेंद्र मोदी जी थे, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अब इसमें योजना आयोग पूछा आपसे, योजना आयोग, अब इसमें अंतिम अध्यक्ष पूछा है, ठीक है। ये तो हालांकि बताना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपसे पूछे पहला अध्यक्ष, जैसे आपसे ऐसे लिख दे क्या, योजना आयोग, तो वर्तमान अध्यक्ष तो छोड़िए, वर्तमान में तो भाई इसका अध्यक्ष जो होगा वो जो है प्रधानमंत्री ही होगा, ठीक है। उसमें राइट आंसर जो है, अगर इसमें बात करें क्या राइट आंसर, ठीक है, इसमें राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अंतिम अध्यक्ष जो थे वो नरेंद्र मोदी थे, पहले अध्यक्ष। और ये तो महोदय इनको कोई, जैसे ये वित्त मंत्री थे 2005 में, फिर ये प्रधानमंत्री बने थे। बात क्लियर है। तो इसमें योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष जो है आपका नरेंद्र मोदी है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या भैया, नई आर्थिक नीति 1991 किसके विलय में आई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना, योजना अवकाश, 8वीं पंचवर्षीय योजना, या 9वीं पंचवर्षीय योजना? देखिए ये आई थी आपकी योजना अवकाश में। बात क्लियर है। ये कब आई थी? तो ये आई थी आपकी योजना अवकाश में, ठीक है। योजना अवकाश में आने, जैसे इसी जो है इसी में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और जो है वित्त मंत्री, जैसे आगे चल के जो योजना अवकाश हुआ था 1990 से 92 तक का, भाई नई आर्थिक नीति के हिसाब से 1990 से जो है 92 तक योजना का अवकाश हो गया, तो इसमें जो कोई योजना नहीं लाई जाएगी, तो इसी में तो जो है नई आर्थिक नीति आई, इसी में मनमोहन सिंह ने जो है एलपीजी कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका योजना अवकाश, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की, इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का नारा दिया गया था, रोजी रोटी के पर जोर दिया गया था। फिर उसके बाद जो है 1897 में ट्राइफेड, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन का निर्माण भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ के द्वारा किया गया था। बात क्लियर है। इसमें राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा योजना आयोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पर। क्या भैया, हरित क्रांति भारत में कब से लागू हुई थी? 1960 से, 1860 से, उसके बाद 1966 से, 1968 से, या 1969 से? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए हरित क्रांति जो भारत में है, हरित क्रांति भारत में 1966 में आई, ये पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है। वैसे तो पंजाब में बहुत पहले लागू कर दी गई थी, ठीक है, लेकिन जो हरित क्रांति थी वो बेसिकली 66-67 में आई, ठीक है। कब आई? 66-67 में आई थी, ठीक है। 66, इसमें क्या ऑप्शन है? 66 में ही आई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1966 में जो है आपका हरित क्रांति भारत में लागू है। हालांकि सबसे पहले हरित क्रांति जो है वो पंजाब में लागू हो गई थी, ठीक है, 1960 में ही, 1960 में ही लागू हो गई थी पंजाब में। तो उस परिप्रेक्ष्य में नहीं, बल्कि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा, तो पूरे भारत के विषय में बात करेंगे। तो अब देखिए अगला प्रश्न लेते हैं। 19 नंबर क्या भैया,
चकबंदी की शुरुआत कब से हुई थी? 1920, 1954, 1961 या फिर आपका है इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया, इसमें क्या पूछा? चकबंदी की शुरुआत, ठीक है। इसमें जैसे कृषि सुधार है उसमें दिया टॉपिक ना, तो भैया चकबंदी भी तो आएगा कि जो कृषि चकबंदी है इसकी शुरुआत जो है 1920 से हुई थी। क्या हुआ था? शुरुआत कब से हुई है? 1920 से शुरू हुआ है, ठीक है। वही तुर्की आंदोलन को लेकर के सब जुलूस निकाले हैं, ठीक। निकालते हैं इसमें से तो चकबंदी 1920 में। उसके बाद बात करें 1954 में जो है ये उत्तर प्रदेश में लागू हुई। कहाँ लागू हुई? उत्तर प्रदेश में लागू हुई। फिर उसके बाद बात करें 1961 में, तो भैया 1961 में जो अभी बन रही है इस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। अब इसमें अभी जैसे कुछ लोग विरोध प्रदर्शन का हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लास्ट में जब कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें थी। तो अब ये देखिए, अब इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा चकबंदी की शुरुआत कब से हुई है, तो भैया जैसे ये 1961 है, इसी में लैंड सीलिंग एक्ट आया था। कब आया था? लैंड सीलिंग एक्ट आया था, ठीक है। तो भैया चकबंदी की शुरुआत कब से हुई थी? चकबंदी की शुरुआत जो है ये हुई थी आपकी 1920 से। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न लेते हैं अपना 20 नंबर। आर्थिक जनगणना भारत में कितनी बार हुई है? 1 बार, 5 बार, 6 बार या 7 बार? बताओ भैया। आर्थिक जनगणना देखिए बेसिकली आपके जो हुई है वो 1977 में हुई, ठीक है। उसके बाद आपकी 1980 में हुई, उसके बाद जो 1990 में हुई। बात क्लियर है? फिर उसके बाद जो है आपका 1998 में हुई, 1998 में हुई। फिर उसके बाद 2005, उसके बाद 2013, ठीक है, और अंतिम में 2019। ये तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये सब मिला जुला के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 बार जो है ये हुई है। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका राइट आंसर है। तो आज आर्थिक जनगणना हम लोग पढ़ लिए, कृषि के विषय में पढ़ लिए, जीएसटी पढ़ लिए, हरित क्रांति पढ़ लिए, और उस सबसे पहले हमने पढ़ा आर्थिक नीति को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।